सर, सवाल वो नहीं था। क्या कोई व्यक्ति है? क्या नाव में कोई जीवित है? हाँ, नाव पर कई लोग सांस ले रहे हैं। नोलन वेल्स केस में एक नई ऑडियो रिकॉर्डिंग उस दिन के पानी पर मचे हड़कंप को कैद करती है जब 18 वर्षीय लड़का मिसिसिपी के हॉर्न आइलैंड से गायब हुआ था। अब हम वो घबराई कॉल सुन रहे हैं। यूनाइटेड कैजुन नेवी भी वकील बेन क्रैम्प के एक बड़े दावे पर पलटवार कर रही है और साथ ही अभियोजकों का ये फैसला कि वे एक अहम सबूत को अभी छुपा कर रखेंगे, ये बहुत कुछ बताता है कि ये जांच किस दिशा में जा सकती है। मैं इस कहानी के हर नए घटनाक्रम को समझाऊंगा। साइड बार में आपका स्वागत है, जिसे लॉ एंड क्राइम द्वारा प्रस्तुत किया गया है। मैं जेसी वेबर हूँ। ठीक है, हम वापस आ गए हैं और तब से बहुत कुछ हुआ है जब हमने आपको नोलन वेल्स के मामले की आखिरी बार जानकारी दी थी। मुझे लगता है पिछली बार हमने आपको तब अपडेट किया था जब उस स्वतंत्र पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई थी, जो वैसे सामने आ गई थी। वे किसी आपराधिक संलिप्तता की संभावना को खारिज नहीं कर सके थे। नोलन के परिवार के सवाल अब भी बाकी हैं। राज्य की मेडिकल जांच और टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट्स आना बाकी हैं। देखना है नतीजा क्या होता है। अब हमारे पास क्या है? हमारे पास नया ऑडियो है जिसे मिसिसिपी डिपार्टमेंट ऑफ मरीन रिसोर्सेज ने जारी किया है और ये हमें उस दुर्भाग्यपूर्ण 4 जुलाई के दिन पानी पर हो रही कुछ अफरा तफरी की एक झलक देता है। उस दिन की जो पहली ऑडियो क्लिप्स हम सुन रहे हैं, उनमें से एक में वो घबराहट भरे पल कैद हैं जब वो नाव जिस पर शायद नोलन उस दिन था और जो इस ग्रुप से जुड़ी थी, पानी भरने लगी थी। हमारे पास पूरी कॉल है, पहले इसे सुनिए, फिर विस्तार से बताएंगे। हेलो, हम हॉर्न के वेस्ट टिप पर हैं। दिल्ज पंप बंद हो गया है, नाव डूब रही है। क्या आप आ सकते हैं? जी हाँ। पानी कहाँ तक पहुँचा है सर? पानी बढ़ रहा है, हम डूब रहे हैं। मुझे नहीं पता, हम नीचे जा रहे हैं। यही वही बात और आवाज है जिसकी मैं बात कर रहा था, जो नाव में पानी भरने पर घबराहट जैसी थी। हम एक चीज समझने की कोशिश कर रहे हैं। नोलन वेल्स कहाँ था? ये सब होते समय वो कहाँ था? क्या वह नाव पर था या पहले ही द्वीप से जा चुका था? हमें पता नहीं। ये समय रेखा की उन कई गायब कड़ियों में से एक है जिन्हें हम अभी भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम जो सुन रहे हैं वो पहेली का एक हिस्सा है। नोलन के दोस्त अब बोल रहे हैं। हम बताएंगे कि इंटरव्यूज में उन्होंने क्या कहा। यूनाइटेड कैजन नेवी नोलन की तलाश में शामिल थी। वे वकील बेन क्रैम्प पर पलटवार कर रहे हैं, जो नोलन वेल्स के परिवार के प्रतिनिधि हैं। वे एक महत्वपूर्ण तथ्य पर विवाद कर रहे हैं और इस बारे में चौंकाने वाला दावा कर रहे हैं कि उन्होंने वास्तव में क्या चर्चा की है, या यूं कहें जिस पर उन्होंने चर्चा नहीं की है। डीए यानी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी एक ऐसा कदम उठाने की योजना बना रहे हैं जिससे हमें राज्य की ऑटोप्सी के नतीजे कब देखने को मिलेंगे ये बदल जाएगा। तो बहुत कुछ हो रहा है। मैं इस सब पर विस्तार से बात करना चाहता हूं, लेकिन पहले मैं बस यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि अगर आप इस केस को शुरू से नहीं देख रहे हैं तो सबको बात साफ हो जाए। हम 18 साल के नोलन वेल्स की बात कर रहे हैं। वो ओशियन स्प्रिंग मिसिसिपी से था। वो कॉलेज छात्र और फुटबॉल खिलाड़ी था। 4 जुलाई को वो दोस्तों के साथ हॉर्न आइलैंड गया, जो मिसिसिपी तट से दूर स्थित एक बैरियर द्वीप है। ये जगह बिल्कुल एकांत है। यहाँ कोई व्यावसायिक निर्माण या ऐसी कोई सुविधा नहीं है। वहां जश्न मनाने के लिए गए थे। किसी समय वो गायब हो गया। उसी रात उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। एक व्यापक खोज अभियान शुरू हुआ और फिर 2 दिन बाद 6 जुलाई को उनका शव द्वीप पर मिला। लेकिन उनके साथ क्या हुआ था, यही मुख्य सवाल बना हुआ है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब कम से कम सार्वजनिक रूप से किसी के पास नहीं है। ऐसा लगता है कि इसका जवाब कोई नहीं दे पा रहा है, या कम से कम किसी ने दिया नहीं है। परिवार की स्वतंत्र पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नोलन की मौत का कारण और तरीका अनिर्धारित बताया गया है। परिवार शायद कानून प्रवर्तन पर अविश्वास या संदेह कर रहा था, या नोलन के साथ हुई घटना की पहली छाप ये थी, किसी आपराधिक संलिप्तता के संकेत नहीं थे। यह एक आकस्मिक डूबने का मामला लगता था। वे और जवाब या दूसरी राय चाहते थे, इसलिए उन्होंने बेन क्रैम्प को नियुक्त किया। उन्होंने एक स्वतंत्र पोस्टमार्टम करवाया और इस पैथोलॉजिस्ट ने पाया कि नोलन के शरीर के कुछ हिस्से, जैसे उसकी गर्दन और गले के कुछ हिस्से, राज्य के मेडिकल एग्जामिनर द्वारा हटा दिए गए थे, क्योंकि राज्य के मेडिकल एग्जामिनर ने पहला पोस्टमार्टम किया था। फिर भी हमारे पास नतीजे नहीं हैं। यह हिस्सा राज्य के मेडिकल एग्जामिनर ने दूसरे पोस्टमार्टम से पहले हटा दिया था। तो इस दूसरे पैथोलॉजिस्ट यह निर्धारित नहीं कर सके कि वास्तव में गर्दन पर कोई चोट या आघात था या नहीं। कई सवाल अब भी बाकी हैं, जैसे क्या राज्य के मेडिकल एग्जामिनर उन हिस्सों की जांच कर रहे हैं? क्या मेडिकल एग्जामिनर निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वहां आघात था, कि ये डूबने का मामला था, डूबना आकस्मिक था या नहीं? ऐसे हालात में जहां चारों तरफ पानी था, कहना मुश्किल है कि ये आकस्मिक था या नहीं। और सिर के पीछे लाल रंगत, जिस पर हमने पहले चर्चा की थी। जिन मेडिकल एक्सपर्ट्स से मैंने बात की, ये सड़ने की वजह से हो सकता है। ये मौत से पहले की कोई कुंद चोट भी हो सकती है, क्योंकि जब मैंने डॉक्टर नताली रदरफोर्ड से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि शरीर में मौत के बाद इस तरह की सूजन नहीं आती। लेकिन चलिए अब समझना शुरू करते हैं कि हम अब क्या जान रहे हैं।
नया क्या है। मिसिसिपी डिपार्टमेंट ऑफ रिसोर्सेज ने 4 जुलाई को हॉर्न आइलैंड के पास एक नाव से की गई आपातकालीन कॉल की रिकॉर्डिंग जारी की, जिस पर संभवतः नोलन उस दिन मौजूद थे। हमें पक्का नहीं पता कि यह कॉल किसने की थी, लेकिन इससे हमें उस दिन पानी में क्या हो रहा था इसकी एक झलक जरूर मिलती है, जिसमें नाव का डूबना और बच्चों का घबरा जाना शामिल है। और एक बार फिर नोलन कहा है, ऑडियो चलाने से पहले एक बात ध्यान रखें, मैंने इसे सबसे पहले टीएमजी के चार्ल्स लेबो से देखा था। मूल रूप से उन्होंने कहा कि ऑनलाइन ये चर्चा चल रही है कि इस ऑडियो में पृष्ठभूमि में संभव है कि आप सुन सकें। क्या वो मर गया है? नोलन, हे भगवान, समझना बहुत मुश्किल है। मैं इसे आपके ऊपर छोड़ता हूं, बस इसे चला देता हूं। मुझे नहीं पता ये बातचीत का हिस्सा होगा या नहीं। लीजिए। चीटो असिस्टेंस, विकी बोल रही हूँ। मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? और क्या बाकी सभी लोग ठीक हैं और स्वस्थ हैं? हाँ, सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, सब लोग अपने अपने काम पर हैं। ठीक है। क्या आपको अमेरिकी तटरक्षक बल की जरूरत है? क्या आपको यूएस कोस्ट गार्ड चाहिए? हमें उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है। क्या आपके पास अपनी मौजूदा जीपीएस निर्देशांक है? जरा देखता हूँ। 672। ठीक है, मेरी लोकेशन है 30 डिग्री बाई 14.684 नॉर्थ और फिर वेस्ट बाय 88 डिग्री बाई 46.79। ठीक है। बोर्ड पर कितने वयस्क और बच्चे हैं? नहीं, कोई विकल्प नहीं है। तो क्या बोर्ड पर कोई है? कितने वयस्क हैं सर? यही सवाल था। बेहतर होगा कि कूद जाओ और जब तक जा रहे हो प्लग निकाल दो। नमस्ते सर। हेलो। हाँ, मुझे बस आपका जवाब चाहिए। इन सवालों के जवाब दें जिससे मैं आपको कप्तान से जोड़ सकूं। जहाज ठीक पर है, क्या कितने हो रहा है? वयस्क क्या हैं? बात है? जहाज पर कोई वयस्क नहीं है। नाव पर कोई भी नहीं है। नहीं, यहाँ ठीक कोई है। भी नहीं है। यहाँ कोई भी 21 साल से ऊपर नहीं है। सर, वो मेरा सवाल नहीं था। क्या यहाँ कोई व्यक्ति है? क्या नाव पर कोई व्यक्ति, कोई जीवित इंसान है? हाँ, नाव पे बहुत सारे लोग सांस ले रहे हैं। ठीक है। कितने लोग हैं? लगभग 7। डिस्पैचर कॉल को कप्तान को ट्रांसफर करता है। ठीक है। हाँ, मैं अभी अभी उसके दादा से फोन पे बात करके आया हूँ, जो शायद उस नाव के मालिक हैं। और वो, हाँ, उन्होंने कहा, ठीक है। मैं सच में, मेरा मतलब है, मैंने अभी अभी उनसे फोन पे बात खत्म की है। उन्होंने कहा कि उन्हें अभी मदद नहीं चाहिए, लेकिन अगर कुछ बदलता है तो वो मुझे वापस कॉल करेंगे। तो मेरा अंदाजा है कि शायद उन्होंने हल निकाल लिया है, क्योंकि उन्होंने यही कहा था, वो घबराए हुए हैं और उनकी नाव ठीक से नहीं चल रही है। अब जैसा कि मैंने पहले कहा था, इस समय नोलन कहाँ थे हमें ठीक पता नहीं है, लेकिन WLOX की रिपोर्टिंग के अनुसार ये आपातकालीन कॉल लगभग 4 बजे की गई थी। जैक्सन काउंटी शेरिफ कार्यालय और अन्य स्रोतों के अनुसार नोलन को कथित तौर पर आखिरी बार करीब 3 बजे देखा गया था। तो ये कॉल उस समय से लगभग 1 घंटे बाद की है जब किसी ने आखिरी बार उन्हें देखा था। मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या हुआ इस पर बात करना चाहता हूं। अगर आपने पिछला एपिसोड देखा है, आपको याद होगा हमने उस पल और वकील बेन क्रैम्प द्वारा साझा किए गए इस बड़े विवरण पर बात की थी कि नोलन कैसे मिला था। यूनाइटेड कैजन नेवी बहुत ही खुलकर बात कर रही है। उन्होंने हमें बताया, जबकि हमें उनके किसी भी स्थानीय अधिकारी से ये नहीं सुनने को मिला कि नोलन का शव औंधे मुंह पाया गया था, पूरी तरह से कपड़े पहने हुए। ये हमारे लिए अहम है क्योंकि पिछली बार हमने उसे वीडियो में देखा था, वो बिना शर्ट के था। तो उसने अपनी शर्ट कब पहनी? किसी ने कुछ देखा था, किसी को कुछ पता है? वहां लगभग 300-400 लोग थे, किसी को कुछ पता है? बहुत बड़ा पल है, क्योंकि अगर इसका उससे कोई संबंध है, अगर आपको वो वीडियो क्लिप याद हो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ दिन पहले सामने आई थी, है ना? ये वही वीडियो है जिसे TMZ ने हासिल किया और प्रकाशित किया। ये वीडियो 4 जुलाई दोपहर 2:23 बजे रिकॉर्ड हुआ, जो नोलन के आखिरी बार देखे जाने से 40 मिनट से थोड़ा कम पहले। इसमें एक व्यक्ति, एक आदमी दिखाई देता है। ऐसा तर्क दिया गया है कि वो नोलन हो सकता है, जो नीले स्विम ट्रंक पहने हुए है और बिना शर्ट के है। हमें याद है उस दिन नोलन वेल्स की एक फोटो वायरल हुई थी जिसमें वो दोस्तों के साथ वही ट्रंक पहने था। क्रैम्प ये सवाल उठा रहे थे कि अगर ये वही है तो यहाँ की तरह उसके बिना शर्ट होने और बाद में, जैसा क्रैम्प दावा करते हैं, उसके पूरी तरह कपड़े पहने होने के बीच क्या किसी ने कुछ देखा? समस्या ये है, यूनाइटेड कैजन नेवी ने कहा कि उन्होंने क्रैम्प से ये नहीं कहा था कि वो पूरी तरह कपड़े पहने था। अब वे उसके दावे का जवाब देकर उसके खिलाफ हैं। 26 जुलाई को उन्होंने एक्स पर लिखा, क्या अटॉर्नी क्रैम्प ने UCN पर झूठ बोला? हाँ। उन्होंने कहा कि UCN ने हमें बताया कि नोलन
पूरी तरह कपड़े पहने था। ये सच नहीं है। हमने कभी क्रैम्प से बात नहीं की और हमने तो माता पिता को ऐसा कुछ भी बिल्कुल नहीं बताया। ये मामला उलझा क्योंकि पूरी तरह कपड़े पहने होने की बात बेन क्रैम्प से नहीं बल्कि यूनाइटेड केजन नेवी के अध्यक्ष से शुरू हुई थी। टॉड टेरल 20 जुलाई के क्राइम स्टोरीज विद नैन्सी ग्रेस एपिसोड में थे और उन्होंने नोलन के पूरी तरह कपड़े पहने होने के सवाल पर हाँ कहा था। लेकिन टॉड टेरल ने बाद में खुद को सही किया। उन्होंने कहा कि नोलन कपड़े पहने हुए था, मतलब वो नग्न नहीं था, वो स्विम ट्रंक पहने हुए था। और हाँ, उन्हें ये बात साफ तौर पर कहनी चाहिए थी। केजन नेवी ने एक्स पोस्ट में लिखा, क्या इंटरव्यू में यूसीएन अध्यक्ष की बात को संदर्भ से बाहर लिया गया? हाँ, उनकी पूरी तरह कपड़े पहने होने की परिभाषा का मतलब था नग्न न होना, स्विम ट्रंक पहनना। इससे फर्क नहीं पड़ता कि बाकी लोग क्या सोचते हैं, इसका क्या मतलब है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि टॉड का क्या मतलब था, क्योंकि उन्होंने ही ये कहा था। असल बात यह है कि नोलन जब मिले तो उन्होंने सिर्फ स्विम ट्रंक पहने हुए थे। ये एक ऐसा तथ्य है जिसे नकारा नहीं जा सकता। ये ध्यान भटकाने के लिए बनाई गई चीज है ताकि प्रेस कॉन्फ्रेंस की गलती से ध्यान हटे। यही विवाद है यूनाइटेड केजन नेवी के साथ। अब मैं उन मुख्य लोगों की बात करना चाहता हूं जो अब बोल रहे हैं। नोलन के कथित दोस्त। उन्होंने कंजर्वेटिव कमेंटेटर ब्रेंडन टेटम के साथ ऑफिसर टेटम शो में लंबे इंटरव्यू दिए। वे जो कह रहे हैं उससे नई परतें जुड़ रही हैं, जैसे ट्रेस्टन शेपर्ड, जिन्हें नोलन के सबसे अच्छे दोस्तों में से एक बताया गया है। हालांकि कुछ टिप्पणियां हैं कि नोलन के परिवार ने शायद इसका खंडन किया, लेकिन उन्होंने ऑफिसर टेटम से क्या कहा वो ये है। उन्होंने बताया कि जब उन्हें नोलन का शव मिलने की खबर मिली तो उन्होंने कहा, मैं सुबह 6 बजे नाव में ईंधन भर रहा था। बताया गया कि वे 7 बजे चैंडलियर के लिए दूसरी नाव निकाल रहे थे। मैंने नाव वापस लिफ्ट पर रखी और मैकडॉनल्ड्स गया। वहां से निकलते ही पता चला कि उसका शव मिल गया। वो कहता है कि नोलन की मौत से उसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन तब से वो अपराध बोध में जी रहा है। उसने कहा, मैं हर रात खुद को कोसता हूं। जब भी ये बात मेरे दिमाग में आती है मैं खुद को कोसता हूं, क्योंकि मेरे दिमाग में अगर मैं शराब नहीं पी रहा होता, अगर मेरी उस दिन बहस नहीं होती। जाहिर तौर पर उस दिन एक बहस हुई थी जिसमें नोलन शामिल नहीं था, लेकिन उसमें वो शामिल था। शायद मैं कुछ कर पाता। शायद मैं नोलन से कहता, भाई उस लड़की के साथ मत जाओ, हमारे साथ चलो। शायद सब कुछ अलग तरीके से होता। तो हाँ, वह उस झगड़े के बारे में बात कर रहा है जो उसके अनुसार द्वीप पर हुआ था, एक अजनबी के साथ हुई इस लड़ाई के बारे में जो इतनी गंभीर हो गई कि वह दावा करता है कि उसके चाचा ने उसे नाव पर वापस आने और वहां से जाने के लिए मजबूर कर दिया। लड़की वाली टिप्पणी पर यह दिलचस्प है क्योंकि उसके मुताबिक उस दिन उसने नोलन से आखिरी बार यही कहा था, ठीक है दोस्त, मैं तुमसे प्यार करता हूं, फिर मिलेंगे। मुझे खुशी है कि मैंने ये कहा। मैं उस समय थोड़ा नशे में था और शायद इसी वजह से मैंने उस वक्त ये बात कही थी। बस आप जानते हैं, थोड़ा भावुक हो गया था, लेकिन मैं शांत हूं, मैंने कह दिया। एक और दोस्त वॉरेन हडसन ने भी अपनी बात रखी। उनका भी इंटरव्यू लिया गया। फोन, चाबियों और उस रात की बात जब सब बिखर गया। हडसन के अनुसार वे आपातकाल में थे और जल्दी निकलना था, इसलिए नोलन को नाव पर चढ़ाना चाहते थे और उन्होंने कहा, उद्धरण, नोलन जल्दी से नाव पर चढ़ो, नाव पर चढ़ो। नोलन ने कहा, मैं यहीं बाहर रहूंगा। अब सवाल यह है कि नोलन उस लड़की से बात करने द्वीप पर रुका या नहीं। नोलन के परिवार ने हमेशा कहा कि दोस्तों को छोड़ना उसके स्वभाव के खिलाफ है, जो ध्यान देने योग्य है। पीपल के अनुसार नोलन की मां क्रिस्टीन वांसली ने कुछ हफ्ते पहले द ग्रिएट को इंटरव्यू दिया था कि वो युवती जिससे नोलन शायद बात कर रहा था, उसने उनसे संपर्क किया था। उन्होंने इंटरव्यू में कहा, उद्धरण, उन्होंने शुरुआत में मुझसे संपर्क किया था, बस इतना ही कहा था कि ये एक हाय और बाय जैसी स्थिति थी। तो ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। क्या उसने इस लड़की का पीछा किया? वे कितने समय तक साथ थे? वे कितने समय तक बात कर रहे थे? और देखिए, इस सब में सबसे बड़ी विसंगतियों में से एक जिसकी वजह से लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, वो ये है कि चाहे नोलन के साथ कुछ भी हुआ हो, किसी ने भी कुछ नहीं देखा। अगर ऐसा हुआ भी तो किसी ने उसे डूबते हुए नहीं देखा। अब देखिए, हमें ठीक नहीं पता कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों को क्या बताया जा रहा है, बेन क्रम्प और उनकी टीम को क्या बताया जा रहा है, लेकिन यही एक बड़ा सवाल है। तो यहाँ पर फोन की बात आती है। ठीक है, नोलन के परिवार ने इस बारे में चिंता जताई है कि कुछ कंटेंट डिलीट किया गया है। याद रहे, फोन नाव पर ही छूट गया था। परिवार ने नोलन का फोन ढूंढने के लिए लाइफ 360 ऐप इस्तेमाल किया और फिर उसके दोस्तों से फोन लिया। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें यह अजीब लगा कि अगर वह द्वीप पर रुकने की योजना बना रहा था तो वह अपना फोन पीछे क्यों छोड़ता। हडसन ने कहा, नोलन के फोन को छूने या खोलने की कोई वजह नहीं थी, किसी ने उसे नहीं छुआ। कोई भी उसके फोन के संपर्क में नहीं आया जब तक कि उसे नाव से ट्रक में नहीं रखा गया। और हम में से किसी के पास नोलन का पासवर्ड नहीं है जिससे हम उसके फोन में जाकर कुछ भी डिलीट कर सकें। हमारे पास कुछ भी डिलीट करने की कोई वजह नहीं थी, यहां छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। हडसन ने बताया कि उन्होंने नोलन को आखिरी बार 4 जुलाई दोपहर 3 बजे देखा था। यह भी कहा गया था कि शायद वो फोन नहीं ले जाएगा क्योंकि सॉल्ट वाटर में जा रहे थे और बोटिंग में ऐसा आम है। उनका दावा है कि उन्होंने नोलन को एक लड़की के साथ पानी में देखा। उन्होंने कहा, मैंने नोलन की तरफ देखा, वो सिर हिला रहा था, हंस रहा था।
मैंने कहा, यार तू पागल है। अब शेपर्ड और हडसन ने नोलन की मौत से जुड़ाव से इनकार किया है, ठीक है, लेकिन अब मैं एक और अपडेट के बारे में बात करना चाहता हूं। एक बड़ा अपडेट जो खुद जांच पर असर डाल रहा है। पिछले हफ्ते जिला अटॉर्नी एंजल मायर्स मैकेलरथ ने राज्य की आधिकारिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट की पुष्टि की घोषणा की। इस पर विचार किया जा रहा है। इसे जनता के लिए तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि एक ग्रैंड जूरी इसकी समीक्षा नहीं कर लेती। ये महत्वपूर्ण है। ग्रैंड जूरी गठित की जा रही है ताकि ये तय किया जा सके कि क्या आपराधिक आरोप लगाए जाने चाहिए। और जिला अटॉर्नी ने WLOX से बात करते हुए ये स्पष्ट किया। उन्होंने कहा, उद्धरण, काउंटी में हर मौत सिवाय प्राकृतिक कारणों और गैर आपराधिक कार दुर्घटनाओं के आपकी ग्रैंड जूरी के सामने पेश की जाती है। अक्सर लोग नहीं जानते कि मेरे पूरे करियर में हम मौत के मामलों की जांच इसी तरह संभालते आए हैं। उन्होंने कहा कि उनका कार्यालय इस जांच को बाकी की तरह संभाल रहा है और जवाबों के दबाव से काम की प्रक्रिया नहीं बदलती। नोलन और समुदाय के प्रति हमारी जिम्मेदारी है कि हम जांच को पूरी तरह सावधानी से और बिना किसी समझौते के करें, जो सबूतों द्वारा समर्थित हो और जिन लोगों की हम सेवा करते हैं उनके विश्वास के योग्य हो। तथ्य और सबूत साझा करने में संयम, सच छुपाने की कोशिश नहीं है। ये इस जांच की विश्वसनीयता और ग्रैंड जूरी की कार्यवाही की रक्षा करने का प्रयास है। ये समझ में आता है क्योंकि अगर जानकारी बाहर है, क्या ये अन्य गवाहों के बयानों, उनकी गवाही को प्रभावित करेगा? क्या वे अपनी कहानी बदल सकते हैं? क्या इससे ग्रैंड जूरी के लिए चुने जा रहे संभावित सदस्यों पर असर पड़ सकता है? आप चाहते हैं कि जब तक ये जांच चल रही है तब तक सब कुछ जितना हो सके उतना गोपनीय रखा जाए। अब उन्होंने ऑनलाइन फैल रही गलत जानकारी पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा, अगर हम आज उठ रहे सवालों के जवाब देने की कोशिश में प्रक्रिया की अखंडता की बलि चढ़ा दें, हम कल मिलने वाले जवाबों पर भरोसा कमजोर करने का जोखिम उठाते हैं। मामला ये है, जिला अटॉर्नी का कहना है कि ये सामान्य है। नोलन के परिवार में शुरू से ही पारदर्शिता की कमी पर निराशा रही। उन्होंने स्थानीय अधिकारियों से अधिक पारदर्शिता की मांग की है। उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें भरोसा नहीं है कि जांच को सही तरीके से संभाला जा रहा है। और जहां तक उस ग्रैंड जूरी के बैठने की बात है, जिला अटॉर्नी ने कुछ नहीं कहा है। तो फिलहाल हम इंतजार कर रहे हैं कि आगे क्या होता है। हम शुरू से इस पर नजर रख रहे हैं। हम इस पर नजर बनाए रखेंगे ताकि ये परिवार उन सवालों के जवाब पा सके जिनकी उन्हें जरूरत है। फिलहाल साइड बार पर हमारे पास आपके लिए बस इतना ही है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े। हमेशा की तरह कृपया YouTube, Apple पॉडकास्ट, Spotify या जहां भी आप अपने पॉडकास्ट सुनते हैं वहां सब्सक्राइब करें। आप हमें NBC के पीकॉक पर भी देख सकते हैं। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो X, Instagram, मेरा न्यूज नेशन शो जैसी वेबर लाइव सोमवार से शुक्रवार रात 11 बजे ईस्टर्न टाइम। अगली बार फिर मिलेंगे। सभी का धन्यवाद।